जय हिंद मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शरण IAS की इस क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य की जो क्लास होती है वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे BA का हो, MA का हो या सिविल सर्विसेज का मेंस का पेपर हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये क्लासेज। जितनी भी हम क्लासेज चुनिंदा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हम उन्हीं को अटैम्प्ट करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुनर्जागरण के अग्रदूत। हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। क्यों माना जाता है? ये क्वेश्चन 1000 बार आ गया है, हर एग्जाम में आता है। जब भी आप एकेडमिक का एग्ज़ाम देते हैं या सिविल सर्विसेज का देते हैं तो वहाँ पर भी आपको आता है। अगर सीधे नहीं आए तो थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं, लेकिन आता ज़रूर है। यहाँ पर हम उसी की चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को पुनर्जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो का समय है, ये इनकी डेथ जो है 1885 में होती है, और इसके पहले तक 1885 के पहले तक का जो समय होता है वो कौन सा होता है? रीतिकाल। पहले हम जानते हैं आदिकाल, फिर भक्तिकाल और फिर रीतिकाल। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय होता है 1885 में, इनकी डेथ होती है। इस समय जो है, इस समय भारत 1885 में क्या होता है? भारत एक तो पराधीन रहता है, ब्रिटेन भारत पर कब्जा किए रहता है। कब आया? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और तब तक 1885 तक सारे प्लासी बक्सर सब होते हुए भारत पर इसने कब्जा कर लिया था। इस समय तक भारत गुलाम था, शोषण का शिकार था, और चूंकि ब्रिटिश पूरा हावी था इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ एक शब्द भी कह दे। अगर कहता भी था तो फांसी, देश निकाला, काला पानी, या चौराहे पर सीधे सरेआम लटका दिया जाता था। तो बहुत सारी समस्याएं थी, कोई बोल नहीं पाता था। ना उस समय छायावाद का युग आया नहीं था, न लोगों को पता था। और हम जानते हैं यहाँ तक रीतिकाल ब्रजभाषा यहाँ काम करती है, और साहित्य का माध्यम क्या होता है? काव्य। अभिव्यक्ति का माध्यम व्यक्ति का माध्यम क्या था? यहां तक भक्तिकाल, रीतिकाल तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आने से क्या परिवर्तन आता है? इस समय चूंकि ब्रिटिश के कब्जे में था तो भारत की नुकसान तो बहुत था, शोषण था, सब कुछ, लेकिन एक चीज हुआ। वही एक कहावत है ना कि हमारे रास्ते में अगर तुमने गड्ढे खोदे हैं हमें गिराने के लिए, हमें रोकने के लिए, लेकिन तुमने यही सबसे बड़ी भूल की गड्ढे खोद करके कि हमको छलांग लगाना सिखा दिया। एक सुपर 30 मूवी आई थी, उसमें आप इसका डायलॉग देखिए, हमको छलांग लगाना सिखा दिया। यहाँ पर ये सटीक बैठता है, क्योंकि यहाँ पर जो शोषण होता है या इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं, ब्रिटेन एक रास्ता खोलता है, लोग विदेश जाने लगते हैं, ब्रिटेन के कॉलेजों में जाके पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने वहीं पढ़ाई की थी। तो उनकी जो भारत का जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है वो बढ़ती है। ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि समाज में परिवर्तन आता है। ठीक, समाज और जटिल होता है, तकनीक बदलती है, तकनीक चेंज होती है, बहुत सारी तकनीक आती है, भाषाएं आती हैं, बहुत सारी भाषाओं से संपर्क होता है। भावनाएं जटिल हो जाती हैं इनको व्यक्त करने के लिए, या जैसे तकनीक है इसको व्यक्त करना है, विज्ञान है, भौतिकी है, खगोल है, बहुत सारी चीज़ें इनको व्यक्त करने के लिए
जो अभिव्यक्ति का माध्यम काव्य था और उस काव्य का भाषा कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। ये अब सक्षम नहीं थी। इसके लिए भारतेंदु ने क्या किया? इसकी अभिव्यक्ति के लिए क्या किया? ब्रज भाषा की जगह क्या किया? खड़ी बोली। और दूसरा, काव्य की जगह क्या किया? काव्य के स्थान पर गद्य। दो आमूलचूल परिवर्तन हुए इस समय। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दो आमूलचूल परिवर्तन हिंदी साहित्य में किया। पहला कि अभिव्यक्ति का माध्यम जो सारी चीज़ों को अभिव्यक्त करता है, काव्य के माध्यम से हम सब चीज़ नहीं, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, इन सबको काव्य के माध्यम से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई, सबसे संपर्क होने लगा, तो हमें खड़ी बोली उस समय हमारे सामने थी, उसको इन्होंने अपने गद्य का माध्यम बनाया। दूसरा, व्यक्त करने के लिए अभी तक हमने बताया कि भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के लिए अपने आप को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति का माध्यम क्या था? ब्रज भाषा थी और काव्य था। तो ब्रज भाषा, जो काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी और काव्य था, तो अब ये ब्रज भाषा खड़ी बोली होगी और काव्य का माध्यम गद्य हो गया, अभिव्यक्ति का माध्यम। दो चीज़ें बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य का माध्यम तो खड़ी बोली किया, लेकिन इनका काव्य का माध्यम अभी भी ब्रज भाषा ही था। अब इन्होंने कैसे किया? इनकी ढेर सारी रचनाएं, इन्होंने बहुत सारे हर विधा की रचनाएं की और यहीं पर सारी प्रवृत्तियों की शुरुआत होती है। जैसे रीतिकाल में जो होता है, रीतिकाल में क्या होता है? रीतिकाल अगर आप देखें तो रीतिकाल कौन सा युग था? सामंत का युग था, सामंतवाद का युग था। ठीक, सामंतवाद के युग में एक शासक होता था, बाकी शासित होते थे। यहाँ पर शासक को खुश करना सबसे बड़ी योग्यता मानी जाती थी कवि की। कवि उनको खुश करने के लिए कुछ भी कहता था। उसमें मेन चीज़ें जो होती थी वो उसके प्रेम से श्रृंगार संबंधित होती थी, और प्रेम और श्रृंगार के अलावा काव्य में बहुत कम चीज़ें थीं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सो बात। तो इस तरह से जो चीज़ें आती हैं कि जो रीतिकाल में सामंतवाद में जो प्रेम की भाषा होती थी वो, और दरबार में शासक को खुश करने की चीज़ें होती थी, वो अब उसका स्थान अब किसने ले लिया? शासक का स्थान ने लिया। शासक का स्थान लिया किसने? समाज ने। और विषय जो बन गया, विषय समाज की भूख, समाज की भूख, इसका समाज का कल्याण, घूस, भ्रष्टाचार, शोषण, इन सब चीज़ों का विषय हुआ। तो दो यहाँ पर देखिए, एक तो जो शासक के खुश करने के लिए कवि कहता था, कवि जो है उसके तल्लीन रहता था पहले के समय में, वो अब समाज के लिए उसका काव्य समाज के लिए हो गया। दूसरा, जो विषय होता था कि प्रेम और श्रृंगार का विषय जो था वो क्या हो गया? एक तो दरबार से निकली, राज दरबार से साहित्य निकला, जन सामान्य का साहित्य हुआ। दूसरा, भूख, घूस, भ्रष्टाचार, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशान देखी जाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खुद लिखा है। किसमें? भारत दुर्दशा काव्य में। इनका जो भारत दुर्दशा नाटक है उसमें रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशान देखी जाई। इसी तरह से चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजब कर जाता। यहाँ लिख देते हैं, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ये भ्रष्टाचार खिलाफ है और ये अंग्रेजों के खिलाफ है। अभी तक जो लोग नहीं बोलते थे, अब ये चीज़ें
साहित्य में ये चीज़ें उभर के, जो शासक को खुश करने की बात थी, अब शासक के विरोध में आवाज़ आने लगी। और इस शासक का विरोध की ताकत कहाँ से आई? हमें समाज की जो प्रवृत्तियाँ थीं उसको देखने से ताकत आई। ये प्रवृत्ति किसने शुरू की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब कितनी सारी चीज़ें, एक तो उन्होंने दरबार से साहित्य को बाहर निकाला, जन सामान्य के बीच में लाके खड़ा कर दिया। उसका विषय जो प्रेम और श्रृंगार था, उसका विषय उन्होंने बताया भूख, कल्याण, समाज कल्याण, घूस, भ्रष्टाचार, शोषण आदि के खिलाफ आवाज़ उठाना साहित्य को बनाया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया? जो अभिव्यक्ति के माध्यम केवल काव्य हुआ करता था, उसको उन्होंने क्या किया? काव्य के बजाय उन्होंने गद्य बना दिया और उसके लिए खड़ी बोली का चयन किया। अब तकनीक, भावनाएं, विज्ञान, भौतिकी, खगोल, जो भी करना हो, खड़ी बोली में हर चीज़ अभिव्यक्त हो सकता था, जबकि ब्रज भाषा इसमें अपने आप को ब्रज भाषा इसको व्यक्त करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि ब्रज भाषा का जो साहित्य रचा गया, जितना भी प्रेम, अनुराग, वात्सल्य और अनुराग ही अनुराग या प्रेम ही प्रेम उसमें है, श्रृंगार ही श्रृंगार है। तो ऐसे में ये जो है तकनीक और जो रिजिड चीज़ें हैं उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम है बन नहीं सकती, व्यापक अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य का हो ही नहीं सकती थी। लेकिन खड़ी बोली ने अपने आप को परिमार्जित किया और इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसको बनाया। इनकी जो कृतियाँ थीं, इन्होंने जो प्रवृत्तियाँ, जितनी भी साहित्यिक प्रवृत्तियों का उदय होता है, अगला बिंदु देखा जाए तो इनकी जितनी भी साहित्यिक प्रवृत्तियों का उदय होता है इसी समय हुआ था, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जैसे नाटक इन्होंने अनूदित शुरुआत तो अनूदित नाटक से किए, बहुत सारे अनूदित नाटक हैं और कुछ मौलिक नाटक यहाँ हमने लिखे हुए हैं। जैसे पहला है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, दूसरा नाटक सत्य हरिश्चंद्र, तीसरा नाटक भारत दुर्दशा, चौथा अंधेर नगरी, पांचवा नील देवी, छठा विशस्य विस्मौषधम। इतने तो इन्होंने नाटक लिखे, और सारे नाटक हैं इनके मौलिक जो नाटक हैं। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। नाटक हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया। निबंध में एक तो नाटक इनका है, कश्मीर कुसुम है, संगीत सार है, जातीय संगीत है और स्वर्ग में विचार सभा। इसके अलावा भी कई और उन्होंने लिखे निबंध, जो में मुख्य हैं ये हमने लिख दिया। ये नाटक नामक निबंध इनका जो था, इसी से आलोचना की भी शुरुआत मानी जाती है। नाटक नामक निबंध से आलोचना की शुरुआत, आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। नाटक निबंध से आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। इसके अलावा काव्य, बहुत सारे काव्य इन्होंने लिखे, जैसे जिसमें प्रमुख है प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, होली। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने असीमित काव्य लिखा है। कहानी में इनकी एक कहानी है अद्भुत अपूर्व स्वप्न, आत्मकथा है इनकी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, उपन्यास इनका पूर्ण प्रकाश, चंद्रमा। तो इन्होंने क्या छोड़ा, सब तो लिखा है। आलोचना शुरुआत इनसे हुई। नाटक इन्होंने लिखा, अनूदित और मौलिक दोनों नाटक इन्होंने लिखे। यात्रा वृत्तांत, निबंध, काव्य, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, यात्रा संस्मरण, सब कुछ इन्होंने लिखा। और यही विधाएं आगे चल करके पल्लवित, पुष्पित और सारी चीज़ें आगे हिंदी साहित्य। तो हमने देखा कि आधुनिक हिंदी साहित्य जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियों की शुरुआत यहाँ से हुई। उसका विषय उन्होंने निर्धारित किया, भाषा भारतेंदु ने निर्धारित किया, गद्य की जितनी विधाएं हैं उन्होंने निर्धारित किया, क्या क्या गद्य की विधाएं हो सकती हैं। आलोचना तक की शुरुआत इनसे मानी जाती है। दरबार की भाषा के बजाय इसको बाहर जनसामान्य की भाषा बनाया गया। बाद में नागार्जुन जैसे कवियों ने इसे जनसामान्य की भाषा बना करके एकदम पीक पर पहुंचा दिया। जनहित मैं जन कवि हूँ, मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊँ, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ। तो इनकी उस प्रवृत्ति का उदय यहीं पर होता है। तो इस तरह से भारतीय हिंदी साहित्य का जो पुनर्जागरण का अग्रदूत अगर किसी को श्रेय दिया जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही दिया जाता है। और इसके साथ ही भारतेंदु के उदय के साथ ही रीतिकाल समाप्त होता है, क्योंकि सारी नई प्रवृत्तियां जो आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य की मूल में थे, वो यहीं से आगे शुरू होती हैं।
यहीं से भारतेंदु हरिश्चंद्र से आगे शुरू होती हैं और आगे पुष्पित पल्लवित आज भी उसकी यात्रा अनवरत चल रही है, और लेकिन जिसके बीज यहीं पर शुरू हुए हैं। सारी प्रवृत्तियों के सारे विधाएँ, सारी प्रवृत्तियाँ और जो विषय हैं उसका मूल यहीं पर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही उसे शुरू किया था। ये अल्पायु में ही दिवंगत हो गए थे, नहीं तो अगर इनको कुछ समय और मिला होता तो ये हिंदी साहित्य को किस चीज़ पर पहुंचाते नहीं कहा जा सकता। लेकिन अपने अल्पायु में ही 35 वर्ष की आयु में ही इन्होंने असीमित साहित्य रच करके हिंदी साहित्य को एक ऐसे प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसे आगे ही आगे जाना था। उसकी नींव इतनी मजबूत कर दी जहां से वह वैश्विक भाषा का आसानी से सामना कर सकती थी और उसके साथ साथ उसको पछाड़ करके आगे बढ़ सकती थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर सब्सक्राइब करने से क्रिएटर का हौसला बढ़ता है, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको निश्चित फ़ायदा होगा। हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, सुधीजन हैं, उनको हमारे हिंदी साहित्य क्लास से निश्चित तौर पर फ़ायदा होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।